नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मैं हूं रोहित खन्ना। और आज की सबसे बड़ी खबर ये है कि बीजेपी के इलेक्शन 2024 के लिए जो प्लान बनाया है, वो जो प्लान जब सामने आया है तो निश्चित तौर पर इंडी गठबंधन की सभी पार्टियों को टेंशन तो ज़रूर हुई होगी, क्योंकि ये ऐसा प्लान है और इस प्लान में एक ऐसी खास बात है जिसका हम ज़िक्र करेंगे, जो शायद किसी पार्टी ने आज तक ध्यान देने की कोशिश नहीं की है या करने की कोशिश नहीं की है। चलिए, हम पहले अपने जो खास मेहमान हैं, सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश, उनका सबसे पहले स्वागत करते हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। सर, इंडी गठबंधन की मीटिंग होती है तो दामिनी पिक्चर याद आ जाती है। तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और फिर मिलती है अगली तारीख। तो ना तो रैलियों का ढांचा तैयार हुआ, ना सीट शेयरिंग का कोई मसला हल हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। और वहीं कहा जा रहा है कि बीजेपी एक ऐसे फूल प्रूफ प्लान के साथ आ रही है, एक ऐसा प्लान सामने आया है जिसके बाद सभी विपक्षी पार्टियों को शायद अब टेंशन तो ज़रूर हो रही होगी कि वो कहाँ जाके मैच करेंगे बीजेपी के साथ। देखिए, जी, बीजेपी का जो प्लान ऑफ एक्शन है वो इस बार कुछ ज्यादा ही कहते हैं ना कि एक के बाद एक मल्टी लेयर प्लान ऑफ एक्शन इसको कह सकते हैं। तो इस मल्टी लेयर एंड मल्टी लेवल प्लान ऑफ एक्शन में जो है वो बहुत सारी चीजें हैं। इनमें मतलब विधानसभा के स्तर से लेके लोकसभा के स्तर से लेके जिला स्तर से लेकर के कार्यकर्ता स्तर से लेकर के और जो भी उम्मीदवार है उस उम्मीदवार की क्या क्या गतिविधियां हैं, किस किस तरीके से चीजें हो रही हैं, तो इन सारी चीजों का समावेश जी, किया गया है। यानी कि सिर्फ पार्टी और उम्मीदवार के बीच जो जानकारी या सूचनाओं का आदान प्रदान होता था, इस बार उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए हर लोकसभा क्षेत्र में उम्मीदवार की क्या छवि है, उम्मीदवार के बारे में लोग क्या सोचते हैं, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियां हैं वो सर्वे के जरिए जुटाने की तैयारी है। इसके अलावा पार्टी ने अपने स्तर पे उम्मीदवार का जो एक कनेक्ट विद द पब्लिक है, उम्मीदवार की जो अपनी एक कार्य पद्धति है, किस तरीके से लोगों से जुड़ते हैं, तो ये सारी गतिविधियों का अध्ययन करके और उसके बाद उम्मीदवार के चयन की प्रक्रिया को अंतिम रूप देने का जो प्लान ऑफ एक्शन है, इस बार पार्टी ने ये रास्ता अख्तियार किया है। यानी कि अब सिर्फ और सिर्फ जिला स्तर पर पार्टी जो है वो उम्मीदवारों का चयन करके और फिर जो है सो आला कमान के पास भेजती थी अंतिम चयन के लिए। तो इस बार वो प्रक्रिया तो होगी, लेकिन उसके अलावा तीन चार स्तर पे और भी प्रक्रियाएं होंगी, जिसका कि उम्मीदवारों के चयन में जो है वो अहम भूमिका होने की संभावना है। राकेश जी, आज जो खबर सामने आई है कि बैठकों का दौर चल रहा है और इसी बीच पार्टी ने हर एक संसदीय क्षेत्र में लोकसभा चुनाव ऑफिस खोलने का फैसला कर लिया है और कह दिया गया है भाई 30 जनवरी से पहले सबको अपने संसदीय क्षेत्र में और जहां जो भी अध्यक्ष हैं जिस राज्य के, उनकी ड्यूटी लगाई गई है। 30 जनवरी से पहले हर राज्य में हर संसदीय क्षेत्र में एक ऑफिस खुल जाना चाहिए लोकसभा चुनाव के लिए। आप उम्मीदवार का इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, ये कह दिया गया है। और इससे पहले उन्होंने कहा है कि आप किसी चीज का इंतजार मत कीजिए, तैयारियां शुरू कीजिए। बैठकर सभी गतिविधियों का जो केंद्र होंगे, अभी तक उम्मीदवारों के नाम भले ही तय ना हो पा रहे हों, लेकिन ऑफिस खोलने की तैयारी से क्या लगता है कि जब तक उम्मीदवार तय करने की बारी आएगी या जब तक सीट शेयरिंग की बारी आएगी इंडी गठबंधन की, तब तक सारे ऑफिस खुल चुके होंगे, मुझे लगता है बीजेपी के। देखिए, इसके पीछे एक बड़ी वजह है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि पार्टी ने अभी से अपने सभी कार्यकर्ताओं को, सभी जिला इकाइयों को यह निर्देश दे दिया है कि चुनाव की तैयारी के लिए चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार न किया जाए। चुनाव की तारीख के ऐलान का इंतजार के बजाय अभी से चुनाव की तैयारियों में जुट जाना है। अभी से हमें एक्शन में आ जाना है। अभी से अपनी गतिविधियों का दायरा बढ़ा देना है। अभी से जनसंपर्क अभियान में तेजी ला देनी है। अभी से लोगों से जुड़ने और लोगों की समस्याओं को सुनने और उनके साथ जो है वो मिलजुल करके क्षेत्र में विकास की समस्याओं का समाधान और उसको आगे बढ़ाने का काम करना है, ताकि चुनाव ये ना कोई कहे कि आप तो चुनाव के समय हमारे पास आ रहे हैं, आप तो वोट की खातिर हमारे पास आ रहे हैं। तो ये शिकायत लोगों के जरिए या मतदाताओं के जरिए ना हो, इसलिए पार्टी ने चुनाव से पहले फुल फ्लेज, एकदम कहते हैं ना कि
पूरी तैयारी के साथ लोगों की बात और लोगों की समस्याओं का निदान, ये तीन स्तर पे लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ने लोगों के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है कि लोगों की बात हो, लोगों का साथ हो और लोगों की समस्याओं का निदान हो। तो ये जो तीन पहलू है वो काफी महत्वपूर्ण है और इसको लेकर के पार्टी जो है वो बहुत सजग है और बहुत ही कहते हैं कि जोर शोर से इस बात पर जो है ना वो पार्टी के कार्यकर्ता लगे हुए हैं कि चुनाव में उम्मीदवार जो भी हो, एक बात तो तय है कि चुनाव जो है वो मोदी जी के नाम पे लड़ा जाएगा और मोदी जी की गारंटी आपको पता ही है। तो मोदी जी का नाम है, मोदी जी की गारंटी है और मोदी जी का काम है, और वो काम जो है वो अलग अलग स्तर पे है, अलग अलग तरीके से है, तो उसमें कहीं कोई कमी ना हो। मोदी जो भी उम्मीदवार होगा वो मोदी जी का उम्मीदवार होगा। तो ये जो एक भरोसा है, ये एक विश्वास है, ये एक रणनीति है, और इस रणनीति के तहत काम करते हुए अभी से हर संसदीय क्षेत्र में कार्यालय खोल करके और लोगों के साथ जुड़ने, मिलने, लोगों की समस्याओं को सुनने और विकास के काम को आगे बढ़ाने के कार्य को और ज्यादा तेज गति दे दी गई है। तो ये एक बड़ा कदम है। और चुनाव से पहले कहते हैं ना कि चुनाव से पहले हर संसदीय क्षेत्र में जो एक सरगर्मी होती है, लोगों के बीच जो एक माहौल होता है, और लोगों को ये एहसास और विश्वास दोनों देने का काम करेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर कदम पे, हर समय जनता के साथ है, और उसी का ये शुरुआती कदम है कि अभी से चुनाव की तैयारियों में पार्टी के कार्यकर्ता जोर शोर से जुट गए हैं। इसका संदेश एक और मुझे जाता लगता है कि इस बार कई चेहरे बदलने वाले हैं, क्योंकि संदेश सीधा दे दिया गया है, आप ऑफिस खोलिए और बीजेपी का काम शुरू कीजिए। क्योंकि चुनाव जिस तरह से 3 राज्यों में पीएम मोदी के चेहरे पे लड़ा गया था, वही उसी तर्ज पे लोकसभा में लड़ा जाएगा। डज़न्ट मैटर कि वहां से उम्मीदवार कौन है, चेहरा कौन है, चेहरा एक ही होगा जो आपने अभी समझाया। तो इसका मतलब ये भी मुझे तय लग रहा है कि इस बार आपको नए चेहरे, युवा चेहरे, और वो ऐसा नहीं होगा स्टीरियोटाइप कि इसको यहाँ से टिकट मिलती है, इसको ही मिलेगी। मतलब बीजेपी ने 3 राज्यों में जैसे चौंकाया है कैबिनेट और मुख्यमंत्री देके, संसदीय अब ये जो चुनाव हो रहे हैं लोकसभा के, इसमें तो मुझे लगता है कि और ज्यादा चौंकाने वाले चेहरे सामने आने वाले हैं। देखिए बिल्कुल आपका इशारा बिल्कुल सही है, और इसीलिए पार्टी ने पहले से ये संदेश दे दिया है कि कार्यालय खोल दिए जाए, चुनाव प्रचार के कार्य शुरू कर दिया जाए, लोगों की समस्याएं और उनका निदान और लोगों के साथ संपर्क, और ये तमाम चीजें जो है वो बीजेपी की कार्य पद्धति का हिस्सा रही है, और उस तरीके से काम को आगे बढ़ाने का एक निर्देश जो है वो सभी जिला इकाइयों को दे दिया गया है। और हाँ, उम्मीदवार कौन होगा ये सही समय पे फैसला हो जाएगा, लेकिन जो भी होगा उसके लिए जमीनी स्तर पर जो एक शुरुआती कार्य है वो पहले से कर कर रखने का निर्देश है, आदेश है, और उसी के तहत जो है वो पार्टी अलग से चुनाव कार्यालय, अलग से कार्यकर्ता और उनकी तमाम गतिविधियों का निर्धारण करने और उन्हें अंतिम रूप देने में जुट गई है। राकेश जी, एक चीज और सामने आई है इस खबर में। ये भी कहा जा रहा है कि पार्टी ने अपने प्रदेश संगठनों और कार्यकर्ताओं को चुनावी खर्चे कम करने को कहा है। सीधा संदेश गया है, प्रदेश संगठनों को जिम्मेदारी दी गई है कि कार्यकर्ताओं को बताएं कि झंडे, बैनर, पोस्टर, वाहन आदि कम से कम इस पे खर्चा हो। कार्यकर्ताओं को ये कहा गया है कि जनता को समझाएं कि पैसे खर्च करके चुनाव जीतना कांग्रेस का कल्चर है। ये बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, जो बाद में, अब डेफिनेटली जब आप पैसा खर्च करके चुनाव लड़ेंगे तो जो कहा जा रहा है फिर बाद में वही घोटाले जो पिछले सरकारों में सामने आए, फिर वो वजह भी बनते हैं। क्योंकि जब आप इतने करोड़ लगा के लड़ेंगे तो डेफिनेटली आप उसे रिकवर भी करेंगे। अब सारी जनता सेवा के लिए तो आ नहीं रही है, अब सेवा ही करनी है तो चुनाव लड़ने की जरूरत ही नहीं है। तो ये जो इस बार एक कदम उठाया गया है, ये मुझे बड़ा ऐतिहासिक लगता है कि ये कहा गया है कि खर्चा कम से कम करें। हालांकि ये कहना आमतौर पे चुनाव आयोग का काम होता है कि भैया आप इतने में ही चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन पार्टी ही खुद अपने कार्यकर्ताओं को ये कह दे और अपने प्रदेश अध्यक्षों को कि खर्चा कम कीजिए, क्योंकि कम से खर्च करके आएंगे तो आपके मन में वो नहीं रहेगा कि मुझे करप्शन करनी है, पैसा कमाना है। ये एक नई राजनीति की शुरुआत भी मुझे लग रही है। देखिए ये इसको कहते हैं कि पार्टी जो है वो पॉलिटिक्स को जनता के समस्याओं से जोड़कर देखती है। पार्टी का ये मानना है कि अगर कहीं कोई इशू है, कहीं कोई मुद्दा है, कहीं कोई बात है, तो उसको सीधे जनता के बीच ले जाना है, जनता के मुद्दों पे बात करनी है, जनता के लिए काम करना है। और इसीलिए पार्टी अपने प्रचार के तरीके बदल रही है।
प्रचार के तरीके बदलने का एक फर्क ये भी है कि अगर प्रचार के तरीके बदल देंगे, पुरानी और पारंपरिक तरीके से अगर हम प्रचार के तरीके को बदल देंगे, तो चुनाव खर्चे में वैसे ही बहुत बड़ी कमी आ जाएगी। तकनीक का इस्तेमाल करेंगे तो पहुंच हमारी ज्यादा होगी और हमारा खर्चा जो है वो कम होगा। आजकल क्या है कि डिजिटल मीडिया का जमाना है, हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में जो है वो इंटरनेट है। तो ऐसे में जो चुनाव प्रचार जो पहले इतने खर्चीले होते थे, उनको तकनीक के जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कम से कम समय में पहुंचाने की जो कवायद है, उसको अपनाने की जरूरत पे बल दिया है। साथ ही अ, कम खर्च में चुनाव लड़ने का एक फायदा और भी है कि पार्टी को किसी से चंदे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, पार्टी को किसी से मदद लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और पार्टी ज्यादा निर्भीक और निष्पक्ष होकर के जन कल्याण के कार्यों में अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित कर पाएगी, कार्यकर्ताओं का इस्तेमाल कर पाएगी। इसीलिए पार्टी अब इस बात पर ज्यादा जोर दे रही है कि जनता को भी लगे कि हम चुनाव के नाम पर पैसे नहीं बहा रहे हैं, हम चुनाव के नाम पर अनर्गल खर्च नहीं कर रहे, हम सिर्फ और सिर्फ जनता की बात करते हैं, जनता का काम करते हैं, जनता का विकास करते हैं, और उस विकास और कार्य और उनकी समस्याओं के निदान के प्रक्रिया में हम जो अपनी कार्य पद्धति है, हम उसको भी पारदर्शी और निष्पक्ष रूप में अपनाते हुए लोगों के काम की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसीलिए अगर खर्च कम है तो उसका जो बचत है वो जन कल्याण में ही जाएगा। जी। सही कहा आपने, क्योंकि सांसदों को और सभी नेताओं को कहा गया है कि आप 21 से 24 पोस्ट हर रोज करें, सोशल मीडिया पे पूरी तरह एक्टिव रहें। पोस्ट की सामग्री में 60% वीडियो कंटेंट हो। देखिए किस तरह से ब्रीफ किया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक सामग्री पोस्ट करने के निर्देश दिए गए हैं। तो ये आपने सही कहा कि केंद्र सरकार की योजनाओं का प्रचार करने के निर्देश दिए गए हैं। कितनी साफ गोई तरीके से बता दिया गया है कि आपको चुनाव कैसे लड़ना है। वो पोस्टर, बैनर, रैली, अब वो ज़माना नहीं है। अब ज़माना, आपने सही कहा, अब मोबाइल का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है। एक तो ये बात हो गई, जो आपने भी इंगित की कि इस बार की लड़ाई जो होगी, वो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ज़रिए लड़ी जाएगी और संदेश साफ दे दिया गया है, एक्टिव हो जाइए, आपको एक्टिव रहना होगा। ये नहीं कि मैं 50 साल का हूँ, मैं 70 साल का हूँ, मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना आता, मैं फ़ेसबुक पर नहीं, मैं आपको हर रोज 24 से 21 पोस्ट डालनी है, 60% वीडियो कंटेंट डालना है, सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाना है। तो आपको लगता है कि ये एक ऐसा इलेक्शन होने वाला है 2024 का, जिसे माइलस्टोन को पर भी देखा जाएगा कि माइलस्टोन था इलेक्शन, जिसने भारतीय राजनीति को, भारतीय इलेक्शंस को पूरी तरह से डिजिटल मोड पे शिफ्ट कर दिया। देखिए धीरे धीरे हम डिजिटल तो काफी कुछ हो ही चुके हैं, और अब जो बचा हुआ जो हमारा दौर है, उस दौर में हम पूरी तरीके से डिजिटल होने पे हम बढ़ते जा रहे हैं। पार्टी के स्तर पे, कार्यकर्ता के स्तर पे, संगठन के स्तर पे, और जितने भी तरीके अपनाए जा रहे हैं उसमें डिजिटल को ज्यादा से ज्यादा प्रमुखता दी जा रही है। और यही वजह है कि अब आम चुनाव में खर्चों में भी कटौती संभव हो पाया है। हालांकि हाँ, जो कम खर्चे में कहते हैं ना, कम खर्चे में चुनाव की जो बात है, उसका एक उद्देश्य और एक उसका एक जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो ये है कि अगर हम कम से कम खर्चे में लोगों के साथ संपर्क और संबंध बना करके चुनाव लड़ेंगे, तो हम पे ये जो आरोप है चुनाव में, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं या पैसे लेने का, तो इन सारे आरोपों से हम मुक्त हो जाएंगे। हम ज्यादा निष्पक्ष होकर के, हम ज्यादा जो है तटस्थ होकर के और निर्भीक होकर के हम जनता की आवाज उठाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और जनता की समस्याओं के लिए जो है वो काम कर पाएंगे। तो इसके पीछे एक उद्देश्य ये भी है। और रही बात कि डिजिटल की, तो डिजिटल वाकई में जो है, अब तो आप देख ही रहे हैं, मोबाइल की कनेक्टिविटी, इंटरनेट की कनेक्टिविटी, और दूर दराज के इलाकों में भी जो है अब हमारा जो मोबाइल का टावर है, सिग्नल है, वो सारी चीजें अवेलेबल है। तो इसलिए अब जो है वो कम खर्चे में, कम समय में, बेहद आसानी से, विस्तृत तरीके से आम लोगों के बीच अपनी पहुंच बनाना ज्यादा आसान हो गया है। और इसका क्रेडिट जो है वो इंटरनेट और मोबाइल टेक्निक को जाता है, जिसने हमें ये सुविधा मुहैया कराई है। तो हम सब उसके लिए उनके शुक्रगुजार हैं, और उसी का फायदा जो है वो अब राजनीतिक दल ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ले रही है तो हम दूसरे नेता ले रहे हैं या दल ले रहे हैं। तो ये एक अच्छी पहल है, अच्छी शुरुआत है। और तकनीक का अगर इस्तेमाल जनमानस को जगाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए और लोगों को प्रेरित करने के लिए अगर हो रहा है, तो इससे बढ़िया बात हमारे देश में और क्या हो सकती है।
जाहिर सी बात है, वो दौर हमने देखा है, हमने नहीं देखा है, उस दौर में चले जाइए जब अब मैं 60-70s की बात कर रहा हूँ, जब चुनाव होते होंगे और उसमें एक रैली होती होगी, रैली में नेताजी कुछ बोलते होंगे, फिर वो एक पत्रकार नोट करता होगा, फिर अखबार में छपता होगा, अगले दिन लोग पढ़ते थे क्या हुआ। फिर एक दौर आया जब थोड़ा सा टीवी ऐड हुआ, बीच में रेडियो ऐड हुआ, फिर एक दौर आया जब हम्म। सैटेलाइट चैनल्स आए, प्राइवेट न्यूज चैनल्स आए। तब क्या होता था कि किसी ने कुछ बोला, वो पत्रकार ने फटाफट फीड भेजी और 2 घंटे बाद टीवी पे आ गया कि भैया उन्होंने ये बोला है। फिर एक और दौर आया, जो ओबी वैन्स आ गई, लाइव व्यूज आ गए, जो रैली है तुरंत आ रही है आपके पास। अब एक दौर है, आपको रैली की जरूरत नहीं है, चैनल की जरूरत नहीं है, आप एक्स पे हो तो आपको वहां पे नेताजी का ट्वीट दिख जाएगा। सबके अपने अपने चैनल हैं। और आज एक खबर मैं इसमें और ऐड करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले वो नेता बन गए हैं जिनके यूट्यूब पे 2 करोड़ से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये अपने ओहो। आप में इस क्रांति को दिखाता है कि हम किस शिफ्ट में, किस युग में शिफ्ट हो चुके हैं। और एक और मैं यहाँ पे चीज ऐड करना चाहूंगा राकेश जी, कि हम जो कह रहे थे कि उम्मीदवार तय नहीं है, हो सकता है युवा हो जाए बहुत सारे, जैसा कि हमें दिख भी रहा है मुख्यमंत्रियों के तौर पे भी। इसमें एक खबर ये भी है कि इससे पहले बीजेपी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की 2 दिन तक बैठक हुई, जिसमें ये तय किया गया कि हमें 10% तक वोट शेयर बढ़ाना है, यानी कि ओवरऑल 50% मत पाने हैं और बड़े मार्जिन से जीत हासिल करनी है। नए मतदाताओं को लेकर सम्मेलनों की शुरुआत करनी है 24 जनवरी से। युवा मोर्चा जो है भारतीय जनता पार्टी का, इसकी शुरुआत करेगा और 5,000 सम्मेलन करेगा, नए मतदाताओं को जोड़ेगा, आउटरीच नए मतदाताओं तक जो है वो ले जाई जाएगी। तो सीधे तौर पे जितने एडवांस तरीके से, जितने प्लान्ड वे में, जितनी चाणक्य नीति के साथ बीजेपी इलेक्शन लड़ती नजर आ रही है, एक और शिफ्ट यानी कि डिजिटल मीडिया सीधे तौर पे युवाओं से जुड़ा ही है। अब एक और सीधा सीधा बात की आपको युवाओं तक पहुंचना है और 5,000 सम्मेलन ऐसा भारतीय जनता युवा मोर्चा करने वाला है। देखिए, ये तो बड़ी अच्छी पहल है, ये तो बड़ी अच्छी एक कोशिश है। और इस कोशिश का जो पूरा पूरा फायदा है वो पार्टी को आम चुनाव में मिल सकता है। तो इसमें जो युवाओं से लेकर के, और देखिए युवा अगर आपसे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब है कि उसका पूरा परिवार आपसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि युवा जो है वो परिवार का एक तरीके से कहें तो उसका सपना होता है। और अगर उस युवा के जरिए आप अगर जुड़े हुए हैं तो पूरा परिवार आपके साथ जुड़ा हुआ है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इसलिए खास तौर से राजनीतिक दल जो है वो युवाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करते हैं, और उसी का ये नतीजा है। लेकिन रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में वैसे भी जो है वो युवा कार्यकर्ताओं को काफी पहले से प्रमुखता दी जाती रही है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि छोटे से छोटा और बड़ा से बड़ा आदमी भी जो है वो एक दूसरे से खुलकर मिलता है। कहीं किसी बात का घमंड नहीं होता, कहीं किसी बात में आपस में विचारों का टकराव नहीं होता। साफ और स्पष्ट निर्देश है कि कहीं कोई अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई इश्यू है, आप अपने इमीडिएट सीनियर से मिलिए या उससे सीनियर से मिलिए। आप अकेले में मिलिए, आप न्यूज रूम में नहीं मिलना चाहते तो आप अलग जा करके मिल लीजिए। लेकिन कहते हैं कि अ, जो बात आप टेलीविजन पे करेंगे एक प्रवक्ता होने के नाते, जो बात आप रैली में करेंगे एक नेता होने के नाते, जो बात आप पदाधिकारी होने के नाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे, सब में तारतम्यता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि टेलीविजन पे जो हमारा प्रवक्ता है या न्यूज रूम में जो अगर हम इंटरेक्शन के लिए जा रहे हैं वहां जो हमारे प्रवक्ता है वो कुछ और कहें, हमारे मंत्री कुछ और कहें, हमारे नेता रैलियों में कुछ और कहें, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो पार्टी के पदाधिकारी, सब में एक तारतम्यता होनी चाहिए। और इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है वो पार्टी इस बार काम कर रही है, और ये एक अच्छी शुरुआत है। हम लोग ने कहा था कि चुनाव प्रबंधन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने किया था। उसके बाद जो चुनाव प्रबंधन अलग अलग विधानसभा में जो देखने को मिलना चाहिए वो नहीं मिला। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो चुनाव प्रबंधन के, आप देखेंगे चुनाव प्रबंधन को लेकर के अगर आप इतिहास देखें तो सबसे बड़ा जो उदाहरण है एक व्यवस्थित तरीके से चुनाव लड़ने का, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही है। आप देखेंगे प्रशांत किशोर भी अगर बात करें तो सबसे पहले उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ ही काम किया। तो ये एक बड़ी पहल है, और उसके बाद इस पहल को और भी ज्यादा विस्तृत, विस्तारित और सुदृढ़ तरीके से जो है वो भारतीय जनता पार्टी हर राज्यों में और अब आम चुनाव में लेकर के आई है।
और इसका जो असर है वो भारतीय जनता पार्टी को जो फायदा होगा तो होगा ही, इसका जो सबसे बड़ा नुकसान है वो विपक्षी दलों को होने जा रहा है, क्योंकि उनके पास न तो कोई योजना है, न तो कोई कार्य पद्धति है, न ही उनके पास समय है। और अब तक जो आपस में जो सिरफुटौल है, कलह है, या एक दूसरे के साथ जो है एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कोशिश है, ये सब अगर देखें तो उनके पास अब समय भी नहीं है चुनाव प्रबंधन का। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी व्यवस्थित तरीके से एकदम कहते हैं ना प्रबंधन की जो रीति और नीति है उसको आगे बढ़ाते हुए लोगों के साथ जुड़ रही है, वही विपक्षी दल जो है वो आपस में एक दूसरे के साथ खींचतान कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। तो इसका सीधा फायदा जो है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने समय से पहले कर दी है। तो चुनाव आते आते हालात जो है वो काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने की उम्मीद है। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जैसे टू विंडो में मैं और आप नज़र आ रहे हैं, ये टू विंडो है, एक तरफ आप बैठे हैं, एक तरफ मैं बैठा हूँ। टू विंडो में पूरी राजनीति नज़र आ रही है। एक तरफ बीजेपी जो अपने नेताओं को संदेश पहुँचा रही है, कम खर्चा कीजिए, खर्चा मत कीजिए, पैसा मत खर्चिए, हमें साफ-सुथरे चलना है, करप्शन नहीं करनी है। दूसरी विंडो में कांग्रेस जो चंदा इकट्ठा कर रही है, इलेक्शन लड़ना है। एक तरफ बीजेपी कह रही है खर्चा मत कीजिए, कांग्रेस चंदा इकट्ठा कर रही है। राजनीति में फ़र्क है। चलिए, एक खबर और आप थोड़ी-सी यहाँ आप पे जी। मैं एक छोटी सी जानकारी यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी खर्चे कम करके लोगों के साथ जुड़ने, लोगों के साथ मिलने जुलने और लोगों की समस्याओं का निदान करने और विकास को गति देने पे काम कर रही है। कांग्रेस भारत को दोबारा से जोड़ने पे और उस उद्देश्य के लिए वो जो है सो फिर से यात्रा पे, पहली यात्रा भारत जोड़ो पार्ट 1 थी, अब भारत जोड़ो पार्ट 2 की शुरुआत हो रही है, जिसमें न जाने कितने खर्चे की जरूरत पड़ेगी। तो इससे बेहतर है कि कौन करता है, अब नहीं, समय आपको बदल बात ही गया है। पहुँचानी है, मैं तो वही कह रहा हूँ, आज यूट्यूब पे बैठिए, आप लाइव हो जाइए, सारी दुनिया में पहुँच जाएँगे, ज़रूरत ही नहीं है खर्चा करने की। भारत जुड़ा ही हुआ बिल्कुल है, बिल्कुल। भारत को कुछ नहीं हुआ, भारत पहले से ज़्यादा जुड़ा हुआ है, 370 हट गया। भारत तो पहले से ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो इसमें एक और ये खबर मैं ऐड करना चाहूँगा कि इस बार बीजेपी का एक फ़ोकस जो है, वो पश्चिम बंगाल पे भी है। पिछली बार 22 जीती, कि अब लंबे मंथन के बाद ये तय किया गया है कि 35 सीटें जीतने का लक्ष्य है बीजेपी का पश्चिम बंगाल में, और इसके लिए 15 नेताओं की टीम तय की गई है, जो प्रचार की रणनीति तय करेगी। इस 15 सदस्य समिति के हाथ में प्रचार की कमान रहेगी। इसके अलावा उम्मीदवारों के चयन में भी इनकी पूरी बात सुनी जाएगी। खास बात यह है कि इस टीम में मिथुन चक्रवर्ती, शांतनु ठाकुर, जॉन बारला, सुभाष सरकार, निशित प्रामाणिक और राज्य विधानसभा में पार्टी विहिप मनोज तिग्गा को भी शामिल इसमें नहीं किया गया है। ये जो मैंने आपको नाम बताए हैं, ये इन नामों को जो है इसमें शामिल नहीं किया गया है। पार्टी के एक सीनियर नेता ने कहा कि एक इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी गठित की गई है। इसमें राज्य के 10 नेताओं और केंद्र के 5 नेताओं को रखा गया है। यानी केंद्र से 5, राज्य से 10। अमित शाह और जेपी नड्डा ने आज नेताओं के साथ चुनाव की रणनीति पर मंथन किया। पार्टी के नेताओं ने कहा कि ये कम ही होता है कि अमित शाह और जेपी नड्डा एक साथ चर्चा के लिए कोलकाता आए हों। ऐसे में मीटिंग अहम थी। बंगाल में भाजपा ने कुल 42 में से 35 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। इससे पहले भाजपा ने 22 सीटें जीती थी 2019 में, और 18 जो थी हासिल कर ली थी 22 में से। 22 जीती नहीं थी, टारगेट रखा था, 18 जीती थी, अगर राकेश जी मैं गलत नहीं हूं। सोमवार को जी देर जी। रात अमित शाह और नड्डा कोलकाता पहुंचे थे। इसके बाद मंगलवार सुबह की शुरुआत दोनों नेताओं ने गुरुद्वारा जाकर वीर बाल दिवस से शुरू की। इसके बाद कालीघाट मंदिर गए, और फिर उसके बाद मीटिंग जो हुई उसमें जो मुख्य तौर पर एक चीज निकल के सामने आई कि नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, पूर्व अध्यक्ष राहुल सिन्हा और दिलीप घोष को शामिल किया गया है इस कमेटी में। भाजपा सांसद जो है लॉकेट चटर्जी, विधायक अग्निमित्र पाल, इन लोगों में से इन लोगों में शामिल है। इसके अलावा केंद्रीय नेतृत्व में से सुनील बंसल, बहुत जाना माना नाम है, संगठन के वो खिलाड़ी जो कई चुनाव जिता चुके हैं, सतीश ढोंड, अमित मालवीय, मंगल पांडे और आशा लाकरा को भी शामिल किया गया है। इस बीच टीएमसी ने भाजपा पर तंज कसा है कि 35 तो छोड़िए, 3 या 5 सीट भी जीत कर दिखाएं तो बात बनेगी। तो देखिए, टीएमसी को पश्चिम बंगाल में जो है ना, जितना जनाधार नहीं उससे कहीं ज्यादा उसके पास जो है वो भ्रम का माया जाल है।
और इसी वजह से जो है वो जितनी भी सीटों को जीतने की बात होती है या कुछ, तो उसके दावे कुछ अलग ही होते हैं। जनता को अब वो चीज नहीं चाहिए जिस चीज का प्रचार प्रसार टीएमसी कर रही है। जनता विकास चाहती है, जनता तरक्की चाहती है, और जनता जो है अपनी समस्याओं का निदान चाहती है, और भारतीय जनता पार्टी का फोकस इसी पे है। और इसलिए जो लोकसभा और विधानसभा चुनाव का जो फर्क होता है वो इस बार पश्चिम बंगाल में दिखेगा, और टीएमसी को भी पता चलेगा कि किस तरीके से देश की जनता जब लोकसभा चुनाव की बारी आती है तो वो सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रहित देखती है, और राष्ट्रहित में मौजूदा समय में सिर्फ एक ही पार्टी है जो कारगर तरीके से काम कर रही है, और उस पार्टी का नाम भारतीय जनता पार्टी है। तो लिहाजा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में जो ज्यादा से ज्यादा, जो कहते हैं ना, बुद्धिजीवी या श्रमिक वर्ग, या जो सरकारी कर्मचारी का वर्ग है, या महिलाओं का वर्ग है, या अल्पसंख्यक समुदाय की बात कर लेते हैं, तो इस बार जो है हर वर्ग और समुदाय से भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा से ज्यादा सीट मिलने का एक भरोसा है, एक यकीन है, और पिछला ट्रैक रिकॉर्ड भी यही कहता है। तो मुझे लगता है कि इस बार जनता लोगों और नेताओं के ऐसे बयानबाजी के बजाय लोग ये देखना पसंद करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है, कैसा काम किया है, किन परिस्थितियों में काम किया है, विकट परिस्थितियों में भी कैसे बेहतर परिणाम दिया है। तो ये सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसको लेकर के सरकार जो है वो जनता के बीच जा सकती है, और जनता का भरोसा एक बार फिर से जीत सकती है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और जिस तरीके से विधानसभा के चुनाव के नतीजे आ रहे हैं वो इसी ओर, इस बात की ओर इशारा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो सुव्यवस्थित तरीके से और एक सुनियोजित तरीके से, और लोगों को जोड़ने, लोगों को अपने साथ लेकर चलने की जो उनकी अपनी एक परंपरा रही है, उस परंपरा के साथ आगे बढ़ रही है। और मुझे लगता है कि इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी विधानसभा के चुनाव में देश भर में जो सीटों के जीतने का जो सिलसिला है, न सिर्फ उसको आगे बढ़ाएगी, जबकि एक, मैं तो ये कहता हूं कि एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ जो है वो हम सबके सामने होगी, ऐसी हमें आशा है। लग रहा है कि विधानसभा का जो सिलसिला जीत का, ये आपने सही कहा हुआ है, वो लोकसभा में भी जारी रहता, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी की स्ट्रेटजीज नजर आ रही हैं वो अपने आप में ये बताती हैं कि वो 2 कदम नहीं, 4 कदम नहीं, सीधा 10 कदम आगे नज़र आ रहे हैं बाकी पार्टियों से। क्योंकि अब सीट शेयरिंग के लिए मीटिंग कब होगी, सीट शेयरिंग कब होगी, बात बनेगी, नहीं बनेगी, पंजाब का हमारे सामने है हाल सबका, किस कैसे वहाँ पर सभी नेताओं ने मंच से चढ़कर कह दिया है कि आप ये गलती मत कर देना, नहीं तो हम घर बैठ जाएँगे। कांग्रेस को सीधे तौर पे कह दिया है। तो कुल मिला के सीट शेयरिंग, रैली कब होगी? एक ज्वाइंट रैली होनी थी, वो पहली ही मंगल को अमंगल कर दिया, कमलनाथ जी ने रोक दी थी, वो मध्य प्रदेश में। तो जब आपका मुहूर्त ही खराब हो जाए ना, तो उसके बाद फिर चीजें मुझे लगता नहीं है ज्यादा अच्छी बैठ पाती हैं। वही समझ नहीं आ रहा था कि वो एक रैली थी, आपने वो भी कैंसिल कर दी। अब कब होगी? साल तो खत्म होने वाला है कुछ दिन में, हम 24 में पहुंच जाएंगे। और जैसे ही आप 24 में एंटर किए, आप समझ लीजिए साल एक बार शुरू हो गया, फिर नहीं पता लगता, पहले 3-4 महीने तो ऐसे निकल जाते हैं, और वही बिल्कुल 3 महीने बिल्कुल आपके लिए सब कुछ करने के लिए। तो कुल मिला के देखते हैं कितना फाइट में आ पाती है इंडी गठबंधन, लेकिन बीजेपी नेचुरली डेफिनेटली इस वक्त आगे नजर आ रही है। राकेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका समय निकालने के लिए एक इस आकलन के साथ, और बहुत अच्छे हमें तरीके से आपने पूरा एनालिसिस करके बताया। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलेंगे आपसे एक नई खबर में नए आकलन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में आप भी जरूर बताइए कि आपको क्या लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया।